अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं आईटीसी का टॉपिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तक के जीएसटी के लेक्चर्स में आप सब इतना तो मेरे से समझ चुके हैं कि जब कोई सामान हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उस पे जो टैक्स लग के आता है उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो जब हम परचेज करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो कहलाता है इनपुट टैक्स। खरीदा, सामान आया, इनपुट, उस पे जो टैक्स लगा इनपुट टैक्स। उसका गवर्नमेंट हमको क्रेडिट दे देती है, बेनिफिट दे देती है, एक तरीके से फायदा दे देती है। तो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल गया, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी शॉर्ट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका फायदा यह होता है कि जब हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटपुट मतलब माल बेचा, टैक्स मतलब बेचने पे जो टैक्स लगा उसकी जो लायबिलिटी आई, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मान लो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई 1 लाख रुपए की, इस महीने में जितना हमने माल बेचा उस पर जीएसटी लगा है 1 लाख का, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख आई। और मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट एक एसेट पड़ा हुआ था, मान लेते हैं 20,000 रुपए का, तो गवर्नमेंट कहती है सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख में से जो आईटीसी एक एसेट एक तरीके का 20,000 का, वो माइनस करके नेट आप 80,000 और जमा करा देना। नेट लायबिलिटी अब जो आपकी बचती है वो केवल 80,000 बचती है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं। लेकिन सर शर्त यह है कि हम वो सामान, वो गुड्स या वो जो सर्विस जो भी ले रहे हैं वो अपने बिजनेस के लिए ले रहे हो। अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो उसका आईटीसी हमको नहीं मिलता, हम अपने बिजनेस यूज के लिए ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है हम जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर मान लीजिए हम बिजनेस के लिए तो ले रहे हैं लेकिन हम अनरजिस्टर्ड हैं, मे बी हमारा जीएसटी का टर्नओवर उतना नहीं है जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत है, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, हमारा टर्नओवर उससे कम है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, लेकिन हम जिससे सामान खरीद रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसने हमको टैक्स इनवॉइस तो दी, हमने खरीद भी बिजनेस के लिए ले रहे हैं, बट तब भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो एक तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, दूसरा आपने गुड्स या सर्विस जो ले रहे हो वो बिजनेस के लिए ले रहे हो, आप पर्सनल यूज के लिए ना ले रहे हो। अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे तो आईटीसी की बात नहीं आती। तीसरा, एक इसी में आगे चल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट का, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका क्रेडिट ही मना है, क्रेडिट ब्लॉक है, आप चाह के भी उनका क्रेडिट नहीं ले सकते, भले व्यापार के लिए क्यों ना खरीद रहे हो, भले आप जीएसटी में रजिस्टर्ड क्यों ना हो, भले आप के पास टैक्स इनवॉइस क्यों ना आ रहा हो, आईटीसी मना है उनका। क्यों मना है, किसका मना है, देखेंगे। चलिए पढ़ें। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक की बातें होने वाली हैं। देखते हैं, पहले तो मतलब समझते हैं क्या होता है सर इनपुट टैक्स, क्या चीज होती है। टैक्सेस पेड किस पे, ऑन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड मतलब परचेज, टैक्सेस पेड ऑन परचेज यानी इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। क्या खरीद सकते हैं सर, इनपुट्स खरीद सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल। मतलब मान लो हम ये पेन बनाते हैं, मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो पेन बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए है ना, हमको प्लास्टिक चाहिए, मेटल चाहिए, इंक चाहिए, जो चाहिए वो है रॉ मटेरियल। उसके खरीदने पे जो टैक्स हमने पे किया वो है इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए जो मशीन्स यूज होने वाली है हमने वो परचेज करी, वो है कैपिटल गुड्स, उस पे भी जो जीएसटी लग के आया हमें उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। मान लो इसको बनाने के लिए हमने फैक्ट्री में एग्जॉस्ट लगा रखा है कि मशीन गर्म ना हो, हमने चिमनी लगा रखी है, उसका भी हमें आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हमने अपने ऑफिस में एसी लगा रखा है, उस पे जो जीएसटी लग के आया उसका भी आईटीसी मिलेगा। हमने पेन के लिए हम क्या करते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं किसी से, हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं जगह जगह कि इस पेन से लिखोगे तो जरूर सीएस बन जाओगे। हम जो सर्विस लेते हैं एडवर्टीजमेंट की, वो जब बिल आता है वो जीएसटी लग के आता है, वो कहलाती है इनपुट सर्विसेज। उस पे जो जीएसटी लग के आया, हमने तो सर्विस ली है ना, हमें उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। यानी आईटीसी हमें इनपुट्स का भी मिल जाता है, कैपिटल गुड्स का भी मिल जाता है, एज वेल एज इनपुट सर्विसेज का भी मिल जाता है। इनपुट सर्विसेज समझ पा रहे हैं आप। मान लीजिए हमने अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में एक फोन लगवा रखा है, मान लो लैंडलाइन फोन लगवा रखा है, तो बिल आता है, बिल में जीएसटी लग के आता है, एक तरीके की वो सर्विस हमने ली है ना, इनपुट सर्विस।
लोगों के कॉल आते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, है ना, हम किसी को कॉल कर सकते हैं, ऑफिस से संबंधित जो भी चीजें हैं, या मान लो हमने अपनी फैक्ट्री का इंटीरियर करा रखा है, ऑफिस का इंटीरियर करा रखा है, उसने जो बिल दिया जीएसटी लगा करके दिया, मेरे लिए तो इनपुट है ना, जो सप्लायर है उसके लिए आउटपुट होता है, और जो ले रहा है उसके लिए इनपुट। एट द सेम टाइम सेम चीज एक जन के लिए आउटपुट सप्लाई होगी, दूसरे के लिए इनपुट सप्लाई होगी। आपको आईटीसी कब मिलेगा? जब आपके लिए क्या हो? इनपुट सप्लाई। तो इनपुट सप्लाई किस चीज की? मे बी इनपुट्स की, यानी रॉ मटेरियल वगैरह, मे बी कैपिटल गुड्स की, मशीन्स वगैरह, मे बी इनपुट सर्विसेज की। तीनों पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई मनाही नहीं है। टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज, इन पे जो टैक्सेस आपने पे करे, ये टैक्सेस कहलाते हैं इनपुट टैक्सेस। सर ये टैक्सेस कौन से हो सकते हैं जो हमने खरीदने पे करे? हो सकता है बेटा तुम इंटर स्टेट माल परचेज करके लाए हो, तो बिल में आईजीएसटी लग के आया हो, इसका भी आईटीसी मिलेगा। हो सकता है तुमने विद इन स्टेट खरीदा हो, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। हो सकता है तुम किसी यूटी में ऑपरेट करते हो, विद इन यूटी खरीदा हो, तो सीजीएसटी, यूटी जीएसटी। एक इंसान के पास बिल में या तो एसजीएसटी लग के आता है या यूटी जीएसटी, दोनों नहीं लग के आ सकते। या तो हम यूटी में ऑपरेट कर रहे होंगे या स्टेट में। ठीक है, कह रहे सर जो हमने आरसीएम के तहत टैक्स पे किया था, क्या वो भी इनपुट टैक्स है? हमने कहा मतलब? कह रहे सर 2 बार समझा चुके, अब तीसरी बार समझाने जा रहे हैं। आरसीएम हम सब समझते हैं कि जब रेसिपिएंट के ऊपर जिम्मेदारी है टैक्स पे करने की। मान लो हमने पेन बनाने के लिए इंक खरीदी, और इंक खरीदने पे आरसीएम लगता है, तो अगर आरसीएम लगता है तो मैंने इंक खरीदी, जीएसटी भी मैं ही जमा कराऊंगा सरकार के पास। क्या इस जीएसटी को जो मैंने ही जमा कराया इंक खरीदने पे, क्या इसका भी मैं आईटीसी ले सकता हूं? आंसर इज यस, यस एंड यस। अगर सप्लायर जमा कराता तो भी मैं ले सकता हूं, मैं जमा करा रहा हूं तो भी मैं ले सकता हूं। दोनों सिचुएशन में खरीदार तो मैं ही हूं। ये भी इनपुट टैक्सेस है। क्लियर? तो टैक्सेस पेड अंडर आरसीएम आर आल्सो कॉल्ड इनपुट टैक्सेस। और जब इन इनपुट टैक्सेस का आपको क्रेडिट मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, तो ये कहलाने लगते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। द क्रेडिट ऑफ द अबव टैक्सेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स आर अवेलेबल। अब जब मैं इनपुट्स बोल रहा हूं तो केवल इस इनपुट्स पे फोकस ना करना। इनपुट टैक्स की बात मतलब इनपुट्स हो, कैपिटल गुड्स हो, इनपुट सर्विस हो, तीनों की बात कर रहा हूं। जो भी टैक्सेस हमने खरीदते समय पे करे, आर अवेलेबल एज ए सेट ऑफ। आपको सेट ऑफ करा दूंगा, फायदा दे दूंगा अगेंस्ट टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। कि आपकी जो भी आउटवर्ड टैक्सेबल लायबिलिटी बन रही है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एक ही बात है, आउटवर्ड आउटपुट एक ही बात है। आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है 1 लाख, आपके पास आईटीसी है खरीद पे 20,000 का, तो वो नेट हो जाएगा और केवल आपको 80,000 और जमा करने पड़ेंगे। टू अवेल बेनिफिट ऑफ आईटीसी, ये जरूरी है कि वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो काहे का आईटीसी? यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर? अब बहुत शानदार कंडीशंस देखते हैं। सेक्शन 16 बताता है कि सर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ही आईटीसी नहीं मिलता है, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलता है। ये कंडीशंस अगर पूरी होगी, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, यानी ये चारों कंडीशन आपको जो दिख रही हैं, चारों पूरी होंगी तो आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलने वाला। पहली, he should be in possession of tax invoice। यहीं तक पढ़ते हैं पहले। क्या मतलब सर? मैंने सामान खरीदा और मैं कह रहा हूं मेरे को आईटीसी दो, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए ना। मैंने जिससे सामान खरीदा उससे टैक्स इनवॉइस पक्का बिल लू ना, कि भैया टैक्स इनवॉइस दो, उसी के बेसिस पे तो आईटीसी मिलेगा। कच्चे में माल लेके आ रहा हूं या किसी अनरजिस्टर्ड से खरीद के ला रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे को आईटीसी दे दो, काय का आईटीसी? तो एक तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें पता हो कि हाँ जीएसटी जमा हुआ। तो वो डॉक्यूमेंट आमतौर पे क्या होता है? टैक्स इनवॉइस होता है। या फिर कई बार क्या होता है, डेबिट नोट सप्लायर ने इशू किया। डेबिट नोट क्या होता है थोड़ा आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो एक सप्लायर है, इंक बेचता है, उसने इंक बेची, हमारे पास सप्लाई करी, और मान लो 1 रुपए लीटर के हिसाब से बिल काटता है, 1 लाख लीटर इंक बेची, 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का बिल हुआ। बाद में क्या हुआ, सप्लायर को पता चला कि गलती से जो कंसाइनमेंट चली गई है वो 1.5 लाख लीटर इंक की चली गई है। सप्लायर ने हमको फोन किया कि सर एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो कंसाइनमेंट सर 1 लाख लीटर इंक की नहीं थी, 1.5 लाख की थी। हमने कहा हमने चेक कराया था 1.5 लाख निकला था। कह रहे सर पैसे? हमने कहा हाँ बिल्कुल, आप हमको
या तो सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस दे दीजिए, 50,000 की टैक्स इनवॉइस और रेज कर दीजिए, या 50,000 उसको डेबिट नोट बोल दें, एक ही बात होती तो उसने 50,000 का डेबिट नोट और रेज कर दिया, यानी ओरिजिनल बिल कम का था, माल ज्यादा का था, तो उसने डिफरेंस का डेबिट नोट दे दिया, उस पर भी जीएसटी लगा, क्या उसका भी मैं आईटीसी ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो पहली चीज टैक्स इनवॉइस है, मिल जाएगा, डेबिट नोट है, मिल जाएगा, या फिर मान लीजिए मैंने गुड्स इंपोर्ट करे, गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्टर हैं, और आपको बताया था ऐसे केसेस में इंपोर्टर जाता है कस्टम पोर्ट, कुछ बताया था मैंने, बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है और कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी जमा कराता है। तो मैं जमा कराता हूं, मैं जब जमा कराता हूं तो मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या है भाई? उसने तो, सामने वाले बंदे ने जब बाहर से माल बेचा तो उसने थोड़ी ना जीएसटी लगाया, जब इंपोर्ट हुआ तो इस पे आरसीएम है, मैंने जमा कराया, तो मेरे पास है बिल ऑफ एंट्री का एक डॉक्यूमेंट, क्या वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है? मैं आईटीसी ले सकता हूं? आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकते। तो आपके पास टैक्स इनवॉइस हो, आपके पास डेबिट नोट हो, आपके पास बिल ऑफ सप्लाई हो, या कोई भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब कर रखा हो सरकार ने, पढ़ के देखते हैं पूरा, ही शुड बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे प्रिस्क्राइब। तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बिल ऑफ सप्लाई का दे दिया। सर अगर हम इतना ना याद करें, केवल ये याद कर लें कि टैक्स इनवॉइस हो हमारे पास, तो काम चल जाएगा? चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप याद कर लो इतना कि टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, यानी 4 बातें पूरी होंगी तो ही आईटीसी मिलेगा। पहली बात, आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, जो भी आपने सामान खरीदा उसकी टैक्स इनवॉइस। दूसरी बात, ही शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वाकई आपने वो गुड्स या सर्विस रिसीव भी किए हो। हमने कहा मतलब कहना क्या चाहते हो? कह रहा है सर देखिए, लॉ मेकर ना घाट घाट का पानी पिए बैठा है। बहुत से लोग क्या करते थे पहले के लॉज में कि साहब बोगस बिल ले लिए, फर्जी बिल ले लिए। मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक इंक के सप्लायर से बात करी, हमने कहा यार हमके पास ना प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, टैक्सेस मतलब प्रॉफिट ज्यादा तो इनकम टैक्स भी ज्यादा बन जाएगा, समझ पा रहे हो? हमने कहा हमें ना फर्जी कुछ खर्चे डालने हैं और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, कुछ फर्जी आईटीसी चाहिए। तुम बहुत सारा माल कैश में भी तो बेचते हो लोगों को, इंक बहुत सारे ऐसे भी तो लोग ले जाते हैं जिनको बिल नहीं चाहिए होता। हमने कहा सारा बिल हमारे मेरे नाम पे काट दो। उसने क्या किया, 1 लाख लीटर इंक का फर्जी बिल मेरे नाम पे दिखा दिया। हमने इंक नहीं ली, सिर्फ बिल ले लिया। क्या लगता है ये लीगल है इलीगल है? ये इलीगल है। इसीलिए लॉ मेकर ने कंडीशन डाली कि वाकई आपने गुड्स या सर्विस रिसीव भी किए हो। सिर्फ टैक्स इनवॉइस आ गया और आप कह रहे हैं, अगर ये कंडीशन ना डाली होती और कल को पकड़ा जाता वो एसएससी, तो कहता नहीं लॉ में लिखा ही कहां है, लॉ में लिखा है टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, है तो टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। दूसरा, जो टैक्स इनवॉइस में जिसका आप आईटीसी ले रहे हो वो गुड्स या सर्विस आपने लिए भी हो, रिसीव भी हुए हो। यहां तक आपको बात समझ गए? कोई डाउट आता है? नहीं। तीसरी बात, जो आज तक के किसी लॉ में नहीं थी, पहले जब सर्विस टैक्स था तब भी आईटीसी मिला करता था, सर्विस टैक्स का एक्साइज में भी मिला करता था, सैनवेट हुआ करता था, मतलब आईटीसी आप समझ लीजिए, वैट में भी मिला करता था। लेकिन ये कंडीशन आज तक के किसी लॉ में नहीं थी, जो जीएसटी में लॉ मेकर ने डाल दी। पता है क्या कंडीशन है जीएसटी में? लॉ मेकर कहता है कि साहब सप्लायर ने सरकार के पास जीएसटी जमा करा दिया हो। अगर सप्लायर सरकार के पास जीएसटी जमा नहीं कराता तो रेसिपिएंट को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना मतलब बुक वो कर चुका था, बाद में रिवर्स वापस करना पड़ेगा। मतलब बात समझिएगा साहब, सपोज करिए मैं रेसिपिएंट हूं, मैं बहुत जेन्युइन हूं, मैं सब कुछ काम बहुत सही करता हूं, मैंने सप्लायर से सामान खरीदा, उसने मेरे को टैक्स इनवॉइस दिया, उसने लिखा कि 1 लाख रुपए की इंक है, 18% के हिसाब से 18,000 का जीएसटी हुआ, 1,18,000। मैंने उस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी बुक कर लिया। अब सप्लायर की जिम्मेदारी है कि वो 18,000 का जीएसटी सरकार के पास जमा कराए। अगर वो नहीं जमा कराता तो मेरे को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। मतलब करनी किसी और की है और भुगत कोई और रहा है। पाप किसी ने करे, धो कोई और रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात को? गलती किसकी है इसमें? सप्लायर की। लेकिन
कौन उसको भुगत रहा है? रेसिपिएंट। कैसे? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इस पे चैलेंज भी हुआ एक बार कोर्ट पे, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, लॉ में लिखा है तो कानून तो अंधा होता है ना। कोर्ट देखा है आपने, पिक्चरों में देखा है, हाँ ये अंधा कानून। वैसे कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है। उसने कहा लीगली नहीं सही, कह रहा लीगली सही है, लिख दिया लॉ में तो लिख दिया। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ऐसी चीजें ना डालें, बट डली हैं तो डली हैं। द सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा ही शुड हैव फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। आपको आईटीसी चाहिए तो आप जीएसटी का रिटर्न भी भरिए। 4 मोटी मोटी कंडीशन है। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स और सर्विस मिले होने चाहिए, सप्लायर ने टैक्स सरकार के पास जमा करा होना चाहिए, और आपने अपना जीएसटी का रिटर्न भी भरा होना चाहिए। अब जब मैं जीएसटी के रिटर्न की बात करता हूं तो 5 मिनट आपका लेता हूं। 5 मिनट आपको एक दो चीजें समझाने चाह रहा हूं, सुन लो, मेरी तरफ देखो। हमारे जीएसटी में सब कुछ ऑटोमेटिक है, ऑटो पॉपुलेटेड है। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एक सप्लायर कुछ भी सप्लाई करता है, गुड्स या सर्विस, मान लीजिए मैंने जिससे इंक खरीदी, उस बंदे ने हमको टैक्स इनवॉइस काट के दिया। उस बंदे ने टैक्स इनवॉइस में लिखा कि क्या चीज बेची है, इंक बेची है, उसकी वैल्यू लिखी, जीएसटी का रेट लिखा, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा, ताकि पता चल जाए कि इंटर है कि इंट्रा है। साथ में उसने मेरा जीएसटी नंबर भी लिखा, बायर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, और मेरे को टैक्स इनवॉइस दे दी। बाद में वो बंदा करता क्या है, वो सप्लायर, वो भरता है GSTR-1। जीएसटी तो समझ में आ रहा है, आर स्टैंड फॉर रिटर्न एंड 1 है फॉर्म नंबर। जीएसटी का रिटर्न 1, मतलब कोई फुल फॉर्म लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं है, तो GSTR-1 ही बोलते हैं इसको हम लोग। वो भरता है GSTR-1, एक फॉर्म रिटर्न भरता है, अपने जीएसटी के पोर्टल पे जाता है। जीएसटी का पोर्टल समझ रहे हैं, गवर्नमेंट की साइट पे, जीएसटी की साइट पे जाता है, वहां पे अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करता है, पासवर्ड डालता है, वहां पे जीएसटी का रिटर्न भरता है GSTR-1। GSTR-1 आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न होता है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो जो माल बेचा आपको उसमें वो बताना होता है। तो वो बंदा भरता है कि सर हमने इंक बेची, किसको बेची उसका नाम भरता है, मेरे को बेची मेरा नाम भरेगा, जिसको बेची उसका जीएसटी नंबर भरता है, सब कॉलम में फीड कर रहा है। कितने की थी इंक, उस पे कितना रेट पे कितना जीएसटी बना। ऐसे उसने जितनों को बेची होगी जो जो चीजें, तो सबकी डिटेल डालेगा, बिल वाइज डिटेल अपलोड करेगा, जितनी भी उसने B2B की सप्लाई करी है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, उन सबकी डिटेल वो डाल रहा है। आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न भर रहा है, सबके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा है, सारी चीजें डाल रहा है, कितने को किसको कितना माल बेचा, कितनी वैल्यू का बेचा, उसमें जीएसटी कितना बनता है। ये करने के बाद सप्लायर GSTR-1 अपलोड कर देता है, मतलब सबमिट कर देता है। जीएसटी का रिटर्न ऑनलाइन सबमिट हो गया। जैसे ही जीएसटी का रिटर्न सबमिट होता है, वैसे ही मैं हूं रेसिपिएंट, मैं अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करता हूं और चेक करता हूं, तो मेरे पास मेरे को एक फॉर्म दिखाने लगता है GSTR-2B, बड़ा बी, कैपिटल बी, 2 और बगल में बी, GSTR-2B दिखने लगता है। मैं उसको खोलता हूं तो उसमें दिखने लगता है कि मैंने इंक परचेज करी। अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड है, ऑटो जनरेटेड है, मैं जनरेट नहीं कर रहा GSTR-2B को। उसने सप्लायर ने 1 भरा, और देखिए साहब ऑटोमेटिक सिस्टम देखिए मेरे में कैसे दिखने लगा, क्योंकि उसने मेरा जीएसटी नंबर डाला था, और हमको दिखने लगा कि हमने इंक खरीदी थी जिसपे 1 लाख की इंक थी, मान लो 12% या 18%, 18,000 का जीएसटी बनता है। तुरंत मैंने बिल निकाला, टैक्स इनवॉइस मेरे पास थी, हमने कहा हाँ खरीदी थी, बिल्कुल हमको आईटीसी मिलता है। और फिर हम क्या करते हैं, अपना रिटर्न भरते हैं। एक और 2B तो ऑटो पॉपुलेटेड है, एक रिटर्न होता है GSTR-3B, 3 और बी फॉर नथिंग, ठीक है ना, नाम है बस। तो GSTR-3B, जिसमें हम दिखाते हैं कि साहब हमारे पास इतना आईटीसी है, 2B से पकड़ लेते हैं और टैक्स इनवॉइस वगैरह सब मिला लेते हैं, और आईटीसी लेके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो मेरी होती है माइनस करके जमा कर देते हैं नेट।
मतलब पूरे साल में हमने माल बेचा है, पूरे महीने में माल बेचा 1 लाख का, और मेरे पास आईटीसी 2B में दिख रहा है 20,000। हमने 1 लाख में 20,000 माइनस करके 80,000 जमा कर दिया। अब लॉ मेकर कहता है सर सुनिएगा, हमने कहा बताइएगा ना। कह रहा सर जो सप्लायर है, अगर उसने GSTR 1 ना भरा होता तो आपके 2B में शो करता? हमने कहा नहीं शो करता, क्योंकि ऑटो पॉपुलेटेड कैसे हो रहा है, वो 1 भर रहा है तभी मेरे 2B में दिखा रहा है। या उसने 1 भरा और मेरा बिल भरना रह गया उससे, सबकी डिटेल डाल दी, मेरी इनवॉइस छूट गई उससे, या गलत जीएसटी नंबर डाल दिया मेरा उसने, तो भी मेरे में नहीं दिखाएगा। आप जैसे इंस्टा वगैरह चलाते हैं तो किसी को टैग या कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, तभी तो दिखाता है ना उसको। फेसबुक वगैरह में टैग कर सकते हैं, सेम तरीके से जीएसटी नंबर डाल रहा है तभी तो मेरे में दिखा रहा है। हमने कहा अगर उसे छूट गया तो, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है लेकिन उसने 1 भरा नहीं, या 1 भरा और उससे मेरी डिटेल छूट गई, तो कह रहा हम तुमको आईटीसी नहीं देंगे। हमने कहा ये क्या बदतमीजी? कह रहा बदतमीजी है। कह रहा हमने एक रूल बना रखा है, रूल 36 सब रूल 4, 36 ब्रैकेट में 4। हमने कहा रूल नंबर तो बच्चे क्या ही याद करेंगे, बच्चों कंटेंट बताओ। कह रहा वो रूल कहता है कि जब 2B में दिखाई देगा तो ही आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। सब लिख रखा है मैंने, सब लिखा भी पढ़ाऊंगा आपको। हमने कहा मतलब क्या है? कह रहा सर अगर उसने 1 नहीं भरा तो हम तुमको आईटीसी नहीं देंगे। ऐसा एक अलग रूल बना रखा है, सेक्शन 16 के अलावा एक रूल बना रखा है, और अगर 1 भर दिया तो आईटीसी दे देंगे। हमने कहा सर मान लो, सपोज करो ना सर, हमने माल खरीदा था अप्रैल में, और अप्रैल में जब उसने GSTR 1 भरा अप्रैल महीने का, तो उसने दिखा दिया, मतलब मेरे बारे में सही से डिटेल डाल दी, तो कह रहा कोई टेंशन नहीं, 2B में आपका दिखने लगेगा, आप आईटीसी बुक कर लीजिए। हमने कहा लेकिन अगर अप्रैल में दिखाना भूल गया, जब मई वाला GSTR 1 भरा तब वो दिखा रहा है, थी अप्रैल की सेल, लेकिन मई का जब रिटर्न भर रहा था तब वो दिखा रहा है, तो कह रहा तब वो दिखा सकता है। हमने कहा फिर हमारे बाद में दिखाई देगा 2B में, अप्रैल के वाले 2B में थोड़ी ना दिख रहा था, फिर वो मई के 2B में दिखेगा। तो कह रहा हाँ तब ले सकते हो, बाद में ले लेना, अभी नहीं ले सकते जब तक 2B में ना दिखे। हमने कहा ये जो 4 कंडीशन सर पढ़ा रहे इसी में, कह रहा नहीं ये तो 4 के अलावा एक और है। हमने कहा कहना क्या हुआ, एक चीज तो ये हो गई कि मैंने जो सामान खरीदा उसकी टैक्स इनवॉइस हो, दूसरी बात ये हो गई कि वाकई गुड्स या सर्विस रिसीव्ड हुए, तीसरी अगर 36 अब रूल 4 को कंबाइन कर दें तो तीसरी बात हो गई कि उसने GSTR 1 भरा हो, आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न भरा हो, यानी मेरे GSTR 2B में दिखा रहा हो। वो 1 भरेगा तो मेरे किस में दिखाएगा? 2B में। उसके बाद 1 भरने के बाद ना, 1 भरने के बाद 3B भरा जाता है। जैसे एक हो गया, आप इतना ही समझ लीजिए बहुत है अभी के लिए, एक GSTR 1 हो गया, 2B हो गया, 3B हो गया। GSTR 1 हर इंसान भरता है जो भी आउटवर्ड सप्लाई करता है, माल बेचने का रिटर्न है GSTR 1। उससे क्या होता है, खरीदार के 2B में दिखने लगता है। फिर 3B क्या है, नेट रिटर्न है, कितनी लाइबिलिटी बनी थी, 1 से इतनी लाइबिलिटी बनी थी। 1 जब तुमने बेचने का रिटर्न भरा तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दिख रही थी, वो उठ के 3B में आ गई। किसी और ने जब 1 भरा तो तुम्हारा 2B में दिख रहा था। समझ पा रहे हैं आप बात को? जो सप्लायर होता है वो दोनों पिक्चर निभा रहा होता है, वो किसी के लिए रेसिपिएंट भी होता है, किसी के लिए, मतलब जैसे मान लो एक पेन बेचने वाला है, पेन बनाता है बेचता है, तो जब पेन बेचता है तो सप्लायर है, इंक खरीदता है तो रेसिपिएंट है। तो उसने जो पेन बेचा उसका रिटर्न भरा, तो GSTR 1 में उसकी लाइबिलिटी आ गई कि इस महीने में तुम्हारी 1 लाख की जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, अभी जमा नहीं करी। जिसने इंक बेची थी इसको, उसने अपना रिटर्न भरा, तो इसके पेन वाले के, मैं पेन वाला बन जाता हूं, मेरे में 2B में दिखने लगा कि मेरे पास इंक खरीदने का 20,000 का आईटीसी है। मेरे में क्यों दिख रहा है? क्योंकि इंक बेचने वाले ने अपना GSTR 1 भरा है। इंक बेचने वाले के लिए क्या आउटवर्ड सप्लाई, उसने GSTR 1 भरा। अब जैसे 2B में दिखने लगा, फिर मैं 3B में गया, 3B में मैंने कहा कि भैया 1 लाख की मेरी लाइबिलिटी बनती है, 1 से उठ के आ गई, 2B से आ गया 20,000 का मेरा जीएसटी का आईटीसी है, 80,000 मैंने और फटाफट अपने खाते से जमा किया, काम खत्म, पहुंच गया सरकार के पास पैसा। 1 काय का रिटर्न है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, 2B ऑटो पॉपुलेटेड है, और 3B में नेट करके हमने जमा कर दिया। तो अगर जो सप्लायर है वो 1 नहीं भरता तो रेसिपिएंट के 2B में नहीं दिखता, रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलता। समझ रहे हैं?
पक्का। मान लो हमने सप्लायर से, जिसे मान लो ऐसे समझते हैं, हम केवल एक ही इंसान से थोड़ा ना रॉ मटेरियल खरीदते होंगे। हमने इस बार बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें खरीदी, किसी बहुत सारे इनपुट्स खरीदे, बहुत सारे कैपिटल गुड्स, बहुत सारी इनपुट सर्विसेज, टोटल 100 इनवॉइसेज आई हुई है मेरे पास। इस महीने हमने 100 टैक्स इनवॉइस है मेरे पास खरीदी की। खरीदी जब मैं बोल रहा हूं परचेज, तो मैं इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स तीनों की बात कर रहा हूं। जरूर थोड़ा ना एक लोग से खरीदे हो सकता है 100 लोग हो सकता है कितने भी लोग हो सकते हैं। तो मेरे पास 100 टैक्स इनवॉइसेज है, जिसमें से, और जिसमें 100 टैक्स इनवॉइसेज में टैक्स दिख रहा है मान लो 10 लाख का। मेरे पास आईटीसी होना चाहिए 10 लाख का। अब इसमें से 80 जो टैक्स इनवॉइस वाले हैं, उन्होंने अपना GSTR1 सही भर दिया, टाइम पे भर दिया, जिसमें मान लो 6 लाख का टैक्स था। बचे हुए 4 लाख वालों ने, जिनके पास 20 टैक्स इनवॉइस थी, 80 का मतलब 8 लाख थोड़ी ना होता है टैक्स इनवॉइस, सब में सेम टैक्स थोड़ी ना लगा होगा। तो 80 में हमने एज्यूम करा प्रीमिस से, 80 में मान लो 6 लाख का टैक्स था, उन्होंने GSTR1 टाइमली भर दिया। 20 जो टैक्स इनवॉइस बची, जिसमें 4 लाख का टैक्स था, उन्होंने GSTR1 भरा ही नहीं। अब मैं अपने 2B में देख रहा हूं, टैक्स इनवॉइस तो मेरे पास 100 है, जिसमें टोटल 10 लाख का आईटीसी है, लेकिन 2B में दिख रही है 80 इनवॉइसेस में 6 लाख, 4 लाख नहीं दिख रही है। मेरे को आईटीसी 6 लाख का मिलेगा, 4 लाख का नहीं मिलेगा। वो जो 20 इनवॉइसेस वाले सप्लायर हैं, अब प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी सुन लो। वो 20 इनवॉइसेस वाले सप्लायर को हम कॉल करेंगे, भैया तुमने 1 नहीं भरा क्या अपना? मतलब ये समझिए हम अपना व्यापार छोड़ के निर्मला जी के लिए काम कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के। प्रैक्टिक लॉ मेकर नहीं कह रहा कि तुम फोन करो, अब लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है तो हमें फोन करना पड़ेगा। तो क्या भैया GSTR1 नहीं भरा क्या भैया? अरे वो रह गया था, या भर दिया, अरे भर दिया चेक करो भैया, उसको अमेंड करो, 1 डालो उसमें, तुमने हमारा नाम नहीं डाला उसमें, चेक करो, हमको दिख ही नहीं रहा 2B में। लेतन समझ रहे हैं आज की तारीख में बवाल। इससे बढ़िया आप सब कुछ छोड़ करके बढ़िया संन्यास ले लें, है कि नहीं? बवाल आप सब, लॉ मेकर बवाल करवा रहा है, लेकिन है तो है। अब तो फिर भी थोड़ा मामला सेट हो गया, करते करते सबको समझ में आ गया, 2017 से बहुत साल हो गए। तो साहब हाँ, उस 20 इनवॉइसेस का कब मिलेगा? जब उसका GSTR1 दिखाएगा, GSTR1 में वो भरेगा, मेरे 2B में दिखाएगा तो हमें मिल जाएगा। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? पक्का। तो कंडीशंस क्या क्या बनी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक तो मेरे पास, मैं आईटीसी ले रहा हूं, मेरे पास खरीदी का, परचेज का टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या डेबिट नोट या बिल ऑफ एंट्री अगर इंपोर्ट वगैरह किया तो। दूसरा, मैंने वाकई गुड्स या सर्विस रिसीव करे हो। क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग ये दूसरी कंडीशन तो एज्यूम करते हैं कि फुलफिल हो गई होगी, दूसरी कांच कैसे बताते हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं फुलफिल हो गई। तीसरी, अब मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूं 36(4) वाली तीसरी, की मेरे 2B में शो कर रहा हूं। 2B में कब शो करता है आप समझ रहे हैं? जब उसके बाद में, इसके अलावा इतने जब हो जाता है ना, तो मैं आईटीसी ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं 2B में आईटीसी लेके मैं 3B का रिटर्न भर देता हूं। 3B का रिटर्न मतलब 3B में दिखाया कि 1 लाख की आउटपुट टैक्स, 20,000 का आईटीसी, 80,000 जमा कर। ये जो 3B का मैं रिटर्न भरता हूं, ये होता है सेक्शन 39, जो आपकी सेक्शन 16 की सबसे आखिरी कंडीशन है। आखिरी कंडीशन क्या लिखी है? ही शुड हैव फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न भी भर दिया, तो मैंने अपना रिटर्न भर दिया, 3B वगैरह भर दिया। उसके बाद जब तो बीच की जो कंडीशन है वो क्या है? सप्लायर ने क्या किया हो? टैक्स जमा करा दिया। तो ये छूट है मेरे पास। अभी सप्लायर ने टैक्स नहीं जमा कराया था, उसके पास ड्यू डेट थी, बाद में जमा करा देगा। इतनी छूट है कि मैं आईटीसी बुक कर लेता हूं। हाँ, लेकिन वो बाद में जमा करा दे। अगर वो जमा ही नहीं करा रहा है बाद में, तो मैंने जो आईटीसी बुक कर लिया था वो रिवर्स करनी पड़ेगी। और तो मजेदार बात पता है आपको, आपको दिल में चोट आ जाएगी सुन के। रिवर्स करनी पड़ेगी, वो भी विथ इंटरेस्ट। मतलब गलती कर रहा है वो, हमने मान लो उसको पैसा भी पूरा दे दिया, हमने आईटीसी ले लिया, उसने 1 भरा, मेरे 2B में दिखा रहा था टैक्स इनवॉइस है, हमने 3B भरा, आईटीसी लिया, नेट जमा किया, काम खत्म, हम शांति से बैठे हैं। पता चला सप्लायर ने अपना 3B भरा ही नहीं, टैक्स जमा ही नहीं किया, मतलब ये सप्लायर भाग गया है, सप्लायर नीरव मोदी हो गया। सरकार करी तुम आईटीसी लिए बैठे थे, हमने कहा हाँ, करी रिवर्स करो, ब्याज भी दो। हमने किसको करी? हमको, गवर्नमेंट को दो, गलत आईटीसी ले लिया तुमने। हमने, अरे ये क्या बदतमीजी भैया, आईटीसी हमको तो दो। कह रही उसने टैक्स नहीं जमा किया ना, या तो वो कर देता तो सारा मामला सही था, उसने किया नहीं। मतलब तुम खरीदते समय भी ऐसे सप्लायर को ढूंढो जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड
अच्छा हो, मार्केट में गुडविल अच्छी हो। इसके लिए भी सिस्टम लाए थे कि हम रेटिंग करवाएंगे सप्लायर की। इनको भी रेटिंग का चलन है, रेटिंग करवा देंगे सप्लायर की, और जिसकी रेटिंग अच्छी उससे खरीद लेना। अभी तक इतना हो नहीं पाया है, परेशानी वाली बात है नहीं, क्योंकि वैसे ही सब परेशान है। आप समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हो पा रही है आपको बात? ठीक है, तो अब एक बार ये चारों कंडीशन आपको पूरी हो गई हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं रूल 36 सब रूल 4 में। बताओ 36(4) क्या बताएगा? कि आपको आईटीसी तब मिलेगा जब आपके किस में दिखाएगा? जीएसटीआर 2B में। और 2B में कब दिखाएगा? जब सप्लायर ने 1 भरा हो। और 2B में जितना दिखा रहा है उससे ज्यादा ले सकते हो क्या? नहीं, 2B में दिखा रहा है 6 लाख, तुम्हारे पास बिल पड़े 10 लाख के, 10 लाख का आईटीसी नहीं ले सकते, कितना ले सकते हो? 6 लाख। पढ़िएगा, वन कैन नॉट टेक आईटीसी विदाउट एग्जामिनिंग क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B अंडर रूल 36 सब रूल 4। आईटीसी pertaining टू इनपुट इनवॉइसेस, इनपुट की बात करें तो इनपुट भी है, इनपुट सर्विसेज भी है, कैपिटल गुड्स भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनवॉइसेस या डेबिट नोट विच इज अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड डीलर फॉर अ टैक्स पीरियड कैन नॉट एक्सीड, आईटीसी किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 100% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B। जितना जीएसटीआर 2B में दिखा रहा है उससे ज्यादा आईटीसी तुम दे ही नहीं सकते। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहां तक में अगर कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मतलब बात यह है कि जैसे ही हाँ, जैसे ही मेरी तरफ देखिए प्लीज, जैसे ही गुड्स मेरे पास आ जाते हैं, इनवॉइस मेरे पास आ जाती है, मैं करता क्या हूं, और 2B में दिखने लगता है, मैं तुरंत आईटीसी बुक कर लेता हूं। आईटीसी का बेनिफिट मैं ले लेता हूं, मैं रुकता नहीं हूं किसी के लिए। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है, मैंने जैसे इंक परचेज करी कि मैं ये पेन बनाऊंगा और बेचूंगा, तो अभी जो इंक परचेज करी वो हो सकता है स्टॉक में रखी हो, पेन बना के जो बेचे वो पहले वाली इंक से बेचे। ये तो रनिंग काम है ना, ऐसे तो नहीं कि इंक खरीदी वही वाली इंक डाल दी। तो इंक मैंने खरीदी, उसमें 20,000 का आईटीसी आया, जो इस बार पेन बिके उस पर 1 लाख का आउटपुट टैक्स था। नेट कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं, 80,000 रुपए आपको जमा करने। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार कह रही आईटीसी तभी देंगे जब वो वाली इंक कंज्यूम होकर बिक गई हो। एज लॉन्ग एज गुड्स या सर्विस आपने रिसीव कर लिया, टैक्स इनवॉइस रिसीव कर लिया, 2B हो गया, आप आईटीसी ले लीजिए ना सर। सेक्शन 39 का 3B का रिटर्न भरिए, आईटीसी लीजिए ना सर, खत्म करिए। तुरंत ले लेते हैं, अपना फायदा ना, तुरंत लो, बाद में टालने का क्या मतलब। अच्छा, अगर कभी आपसे रह गया तो, मान लो हमने इस बार परचेज किया, अप्रैल के महीने में परचेज किया, सारी कंडीशन पूरी थी, लेकिन हम आईटीसी लेना ही भूल गए, 3B में हमने दिखाया ही नहीं इतना आईटीसी है मेरे पास, तो क्या मई में ले सकते हैं? ले सकते हैं। जून में ले सकते हैं? ले सकते हैं। बाद में ले सकते, बाद में जब चाहो तब ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम है, इसके बाद नहीं ले सकते। 2 डेट हैं, 2 डेट में जो भी अर्लियर होगी वहां तक बुक कर लेना। उसके बाद भी अगर आपका टाइम निकल गया, मान लो आपके पास बिल था, भूल गया आईटीसी लेना, हो सकता है ऐसा, तो आप यहां तक ले सकिए। मैक्सिमम टाइम पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब इससे पहले भी प्रैक्टिकल केसेस में तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही बिल आया आप बुक करो सब कुछ, बाकी चीजें 2B वगैरह में लिखा रहा, बुक करिए, खत्म करिए। लेकिन अगर छूट गई कोई इनवॉइस गलती से या कुछ भी ऐसा कारण रहा, बाद में ले सकते हैं, ले सकते हैं। पढ़िएगा, आईटीसी इज अवेलेबल एज सून एज गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड, जैसे ही आपको रिसीव्ड हुई। हाउएवर registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice या debit note for supply of goods or service or both after दो date whichever is earlier। मतलब तुरंत बुक कर लो, कल बुक करना हो कल कर लो, 1 महीने बाद करना हो 1 महीने बाद कर लो, लेकिन इन 2 डेट में जो अर्लियर आएगी, अगर ये डेट भी निकल गई तुम्हारी और तुम कह रहे हो अब बुक कर लेते हैं, तो बुक नहीं कर सकते। तो 2 डेट क्या है? 30th नवंबर following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains। इसका क्या मतलब हुआ 30 नवंबर? मतलब नहीं समझ आया हमको। 30th नवंबर following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, मतलब हाँ, मतलब जो मान लो अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनवॉइस है, तो 24-25 जब खत्म होगा 31 मार्च 25, उसके बाद जो 30 नवंबर आएगी, 30 नवंबर 2025,
जिस साल का इनवॉइस है उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 30 नवंबर, या फिर उस फाइनेंशियल ईयर का जब आपने एनुअल रिटर्न दाखिल किया, जीएसटी का एनुअल रिटर्न। जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न दाखिल होता है, दाखिल मतलब समझते हो, सबमिट होता है, जमा होता है, ठीक है, उसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरना है। एनुअल मतलब नाम समझ आ रहा है, पूरे साल का उसमें भी डिटेल देनी होती है। उसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर 2025। 24-25 का भरना है तो 24-25 जब खत्म हो जाएगा तभी तो एनुअल रिटर्न भरेंगे। 24-25 खत्म कब होगा? 31 मार्च 25 को। 31 मार्च 25 के बाद 31 दिसंबर 25 उसकी ड्यू डेट है। 31 दिसंबर 25 से पहले भी भर सकते हैं, जैसे मान लो 15 दिसंबर 25 भर दिया, कोई टेंशन नहीं। 10 दिसंबर भर दिया, 1 दिसंबर भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नवंबर भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अक्टूबर भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लॉ मेकर कह रहा है सर जिस दिन तुमने एनुअल रिटर्न फाइल किया, ड्यू डेट नहीं लिख रखी है लॉ मेकर ने, क्या लिखी है? जिस दिन फाइल किया, क्योंकि अगर ड्यू डेट लिख देता तो भैया होता क्या, 30 नवंबर और 31 दिसंबर में, हमेशा 31 दिसंबर बाद में आती, 30 नवंबर पहले आती। कुछ लोग ये भी पढ़ा जाते हैं कि ड्यू डेट है, ड्यू डेट नहीं है, एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग है। तो मतलब अगर आपने एनुअल रिटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न फाइल किया 30 नवंबर के बाद 15 दिसंबर, तो दोनों में अर्लियर क्या आएगी? 30 नवंबर। 30 नवंबर के बाद फिर आप उस इनवॉइस का आईटीसी नहीं ले सकते। वहां तक ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया तो भूल जाओ, खत्म। लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करके बैठ गए थे अक्टूबर में, 31 अक्टूबर, और 15 नवंबर को एक बिल मिला पिछले साल का, यार इसका तो टैक्स इनवॉइस ही रह गया, इसका तो आईटीसी लेना रह गया। अब 15 नवंबर को बिल मिला है, एनुअल रिटर्न भर चुके हो 31 अक्टूबर को, आपको लगता है सारा काम पहले पहले करके अच्छा रहता है। लॉ मेकर कह रहा है आप बन गए पागल, अब उसको आईटीसी ना मिला था ना मिलेगा। एक एग्जाम्पल उससे देखो, आपको और क्लियर होगा। X Limited is a registered person under GST. It has received goods or services on 12th of November 2024. 12th नवंबर 2024 का मतलब कौन सा ईयर हुआ हमको बताओ? 12 नवंबर 2024 का मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? 24-25। वैसे तो आप क्या कर सकते थे, 12 नवंबर 2024 तक या उसके बाद आप तुरंत आईटीसी ले सकते हैं। ऐसे गुड्स है 12 नवंबर 24 ले लीजिए। लेकिन अगर आपसे रह गया तो आप कब तक आईटीसी ले सकते हो? 24-25 का बताओ। पहले तो दो डेट निकालनी पड़ेगी, एक डेट 24-25 जब खत्म होगा उसके बाद की 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर 2024 की 30 नवंबर 2025, 30 नवंबर 2025, और दूसरा 24-25 का जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया। तो हमने आपको देखिए कैसा आंसर दिया है, लिखा है However, it cannot be claimed after, मतलब आईटीसी आप एनी टाइम ले सकते हैं 12 नवंबर 2024 से उसके बाद। However, it cannot be claimed after, इन दोनों डेट में जो अर्लियर होगी उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। तो एक डेट है 30 नवंबर 25 और दूसरी डेट है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। कौन से साल का एनुअल रिटर्न? 24-25 का, जबकि इनवॉइस थी। मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है। अब अगर मान लो, अब डेट ऑफ फाइलिंग नहीं बताई मैंने, अब अगर मान लो डेट ऑफ फाइलिंग 31 दिसंबर ही होती, मैंने फाइल भी 31 दिसंबर 2025 को किया, तो 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर 2025 के बाद आप इसका आईटीसी नहीं ले सकते। और अगर डेट ऑफ फाइलिंग मान लेते हैं 15 नवंबर होती, तो 15 नवंबर 25 के बाद आप इसका आईटीसी नहीं ले सकते। कौन से वाले बिल का? अच्छा खासा वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक समय था, 2024 का बिल था। आप अभी तक नहीं जागे लॉ मेकर कर, आप जागने से कोई फायदा भी नहीं है, अब सो जाओ। क्लियर हो गया? दिस इज द मैक्सिमम टाइम फॉर अवेलिंग आईटीसी। वैसे तो तुरंत आप ले सकते हैं, लेकिन कभी कुछ छूट गया तो बाद में भी लिया जा सकता है। अब बताइए, कोई डाउट अगर आपको यहां तक लगता हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो फिर आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। एक काम करिएगा, इतना पोर्शन प्लस जो आगे का है ना, आप रीड करके आइएगा, इंटरेस्टिंग है आगे का भी। आप रीड करके आएंगे तो अगली क्लास में जब समझेंगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? थैंक यू।